हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो क्लास में। हमने पिछले वीडियो में अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ा था और अब हमारा जनरल ज्योग्राफी का एक टॉपिक बचा है, वो है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बाद हमारा जनरल ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू न करके हम सीधे भारत का भूगोल शुरू करेंगे। और भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो साथ साथ हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को शामिल करते जाएंगे, क्योंकि जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम भारत का भूगोल को कैसे समझेंगे। इसलिए साथ साथ में उन टॉपिकों को मैं समझाते जाऊंगा और भारत का भूगोल भी हम समझ जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ पढ़े उससे पहले एक बात आप हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड है वो घूम रहे हैं, स्थिर नहीं है। चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, चाहे छोटा से छोटा धूमकेतु हो या धूल का कण या गैस का कण भी क्यों ना हो, वो घूम रहा है, स्थिर नहीं है। अब सवाल ये है कि वो घूम क्यों रहा है, स्थिर क्यों नहीं है, और अगर स्थिर होगा तो क्या होगा, और वो घूम क्यों रहा है। आखिर कारण तो यही, वो घूम रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे, इसलिए घूम रहे हैं। तो हम यही आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों घूम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बाकी पिंड घूम रहे उसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी भी घूम रही है, यानी कि गति कर रही है, ये चल रही है, एक जगह स्थिर नहीं है। और ये जो गति कर रही है ये दीर्घवृत्ताकार पश्चिम से पूर्व कर रही है। ये कॉमन बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। मैंने सौरमंडल की वीडियो में बताया भी है सभी ग्रहों के बारे में कि बुध कैसे करता है, शुक्र कैसे करता है, पृथ्वी कैसे करता है। सब ग्रहों के बारे में बताया था कि ये चक्कर या परिक्रमा या परिभ्रमण गति कैसे करते हैं। लेकिन आज हम पृथ्वी के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो एक बात तो आपको कॉमन याद रखनी है सब में कि पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व गति करती है। अब वो चाहे गति कौन सी करो, घूर्णन गति करो चाहे वो परिक्रमण गति करो, लेकिन करेगी वो पश्चिम से पूर्व। कैसे कि जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये कुछ इस प्रकार गति करेगी। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम गति नहीं करेगी, इस प्रकार गति करेगी, पश्चिम से पूर्व इस प्रकार गति कर रही है। ठीक है, तो इस बात को आपको कॉमन याद रखना है कि पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व गति कर रही है। और कैसे कर रही है, तो कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट रही है, कक्षा में गति करती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि एक होता है वर्ताकार, वर्ताकार का मतलब गोल, इस प्रकार, जबकि दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है इस प्रकार, कुछ अंडाकार आकार में, कहीं पर सूर्य से कम दूरी, कहीं पर ज्यादा दूरी, इस प्रकार की गति करती है। जैसे यहाँ पर ये सूर्य है तो ये इस प्रकार की गति करेगी, तो यहाँ से दूरी ज्यादा, यहाँ से दूरी कम, यहाँ पर दूरी बराबर, इस प्रकार की गति करी। इस बात को आपको कॉमन याद रखना है, मतलब हमेशा के लिए याद रखना है। अब हम उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड है वो क्यों घूम रहे हैं। तो इसका उत्तर ये है कि अगर वो नहीं घूमेंगे तो वो इस ब्रह्मांड में रहने के लायक ही नहीं है। क्यों कि वो इसलिए घूम रहे हैं ताकि उसका बैलेंस बना हुआ रहे। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह, उपग्रह, तारों के पास अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इस सूर्य के पास है। तो सूर्य क्या करता है, इन ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, जबकि ये गति करते हुए दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्या हो, बैलेंस मेंटेन रहे, बैलेंस बना हुआ रहे। आप कुछ चीज लीजिए, उसको घुमाइए और घुमाकर एकदम छोड़िए तो वो आपसे दूर जाएगी। यानी कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हमारा कि कोई भी चीज घूमने से वो दूर जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार ही हमारे ग्रहों और ब्रह्मांड के बारे में अंदर हो रहा है। सूर्य तो उनको खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि ग्रह है वो घूमते घूमते दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि वो अपने पथ पर, अग्रसर पथ पर घूमते ही रहे, दूर न जाए। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य तो क्या करता है, इनको अपनी ओर खींचता है, कोई भी ग्रह हो जाए। ये पृथ्वी है माना कि, और इस पृथ्वी को सूर्य तो खींच रहा है अपनी ओर,
जबकि ये घूमते घूमते दूर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये तो दूर जाने की कोशिश कर रही है और सूर्य इसे खींच रहा है ताकि क्या हो, वो एक जगह ही रहे और चक्कर काटती रहे। और सूर्य, जैसे सूर्य का जो अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा, सूर्य अपनी पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो उस चंद्रमा को खींच रहा है, तो इसलिए चंद्रमा है वो भी खुद भी चक्कर काट रहा है, ताकि वो तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी इसको पास में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या हो कि वो घूमता ही रहे अपने पथ पर, वो एक यहाँ से इधर उधर ना हो, एक जगह से अपने पथ से इधर उधर ना हो। यही कारण होता है कि इस ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है वो उस आकाश में, चाहे धूल का कण हो, चाहे सबसे बड़ा घनत्व का पदार्थ हो, वो भी घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। ठीक है, आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हम उपग्रह छोड़ते हैं तो सैटेलाइट, वो सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो सैटेलाइट जब हम पृथ्वी की कक्षा में छोड़ते हैं तो उसको भी धक्का देके हम छोड़ के आते हैं, ताकि क्या हो, पृथ्वी घूम रही, साथ साथ पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण ताकत है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी खींच ना ले, इसलिए उसको भी धक्का देके छोड़ के आते हैं, ताकि वो तो दूर जाने की कोशिश करे, पृथ्वी उसे पास में खींचने की कोशिश करे, ताकि वो घूमता ही रहे। तो ये कारण होता है कि कोई भी पिंड इस ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगाता ही है, घूमता ही है। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम, और वो है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। हमारी ये पृथ्वी है, ये दो प्रकार की गति करती है, सब करते हैं दो प्रकार की गति, सब करे, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ये भी दो प्रकार की गति कैसे करती है देखते हैं। तो सबसे पहले ये गति करता है, ये करती है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। और दूसरी प्रकार की जो गति करता है वो है परिक्रमण गति। परिभ्रमण का मतलब है कि खुद ये अपने अक्ष पर घूम रही है, जबकि परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य की चारों ओर ये परिक्रमा कर रही है। इस परिभ्रमण गति से दिन रात होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं दैनिक गति, जबकि परिक्रमण गति से एक वर्ष पूरा होता है, इसलिए इसे कहते हैं वार्षिक गति। और साथ साथ परिभ्रमण गति, या इसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णन गति। और परिक्रमण गति को हम कहेंगे वार्षिक गति, क्योंकि इससे हमारा वर्ष पूरा होगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर आएगी परिक्रमण गति के द्वारा, और अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाते लगाते खुद भी घूम रही है, जिसे हम कहेंगे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति। ये अपने अक्ष पर घूमेगी, परिभ्रमण गति का मतलब है कि अपने अक्ष पर, जबकि परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, परिभ्रमण से दिन व रात होते हैं, जबकि परिक्रमण से वर्ष पूरा होता है। और साथ साथ मौसम व ऋतु परिवर्तन, मौसम व ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण गति से होगी। यहां पर आया है कि दिन रात तो इस परिभ्रमण गति से हो रहे हैं, लेकिन दिन रात समान पृथ्वी पर परिभ्रमण गति के कारण नहीं है। दिन रात पृथ्वी पर समान नहीं होते, कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर बड़ा होता है, कहीं पर 6 महीने की रात 6 महीने का दिन, कहीं पर 12 घंटे की रात 12 घंटे का ही दिन। तो ये तो सब इस परिभ्रमण गति के कारण नहीं होता है, परिभ्रमण गति के कारण केवल दिन और रात होते हैं। परिक्रमण गति से वर्ष पूरा होता है, क्योंकि ये वर्ष से पूरी होती है, और मौसम व ऋतु परिवर्तन इस परिक्रमण गति के कारण होती है। कैसे होती है आगे मैं समझाऊंगा। ये जो परिभ्रमण गति है ये होती है 24 घंटे से पूरी, अगर पूरा डिटेल में कहें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, लेकिन आपको 24 घंटे मानना है। फिर परिक्रमण गति है तो ये होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ये परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। अब इस बात को आप ये पृथ्वी है आपके लिए और मेरे लिए भी इसके अनुसार सोचना है। पहली बात तो
कि पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व चक्कर कर रही है इस प्रकार, पश्चिम से पूर्व चक्कर काट रही है इस प्रकार। दूसरी बात, ये पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूम रही है इस प्रकार। इससे तो हम कहेंगे दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। और इससे क्या होगा, इससे दिन रात हो गए। कैसे होगा, अब माना कि अब आप मेरे लिए सूर्य हो और ये भाग सूर्य के सामने है, ये 24 घंटे से आ रहा है क्योंकि अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम रही है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है, तो ये 24 घंटे में वापस आएगी। तो अब देखिए सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ से इस प्रकार अब हमारे इस पीछे वाली भाग को रात हो गई, अब वापस दिन हो गया, वापस रात हो गई। कहने का मतलब है कि 24 घंटे से वापस आएगी तो पृथ्वी पर दिन रात की क्रिया होगी, अपने अक्ष पर घूमेगी तब। क्योंकि जब यहाँ पर सामने सूर्य यहाँ पर पड़ रहा है तो पीछे वाले, जैसे ये अमेरिका है, अब अमेरिका के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही है सीधी, तो इसका मतलब अमेरिका में दिन है। तो अमेरिका के जो पीछे वाला भाग है वो यहाँ पर इस प्रकार आ रहा है, हमारे भारत वगैरह ये, तो यहाँ पर दिन रात होगी। अब ये सामने आ गया है तो अमेरिका में रात है क्योंकि 24 घंटे का है ये, तो ये होती है। अब देखिए, अब जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो जैसे ये 0 डिग्री, अपने 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर है, ये सूर्य उदय हो रहा है। अब 0 डिग्री देशांतर इस साइड है, तो ये अब इनको लग रहा है कि सूर्य उदय हमारा हो रहा है। अब सूर्य उदय हो रहा है धीरे धीरे, ये सूर्य उदय क्या आपको 12 बज गए दिन को, अब इनके 12 बजे, तो देखिए जहाँ सूर्य उदय था उनके अब दिन ढलने को आया है। अब देखिए अब इनके सूर्य उदय हो रहा है अमेरिका के, इस प्रकार ये देखिए अब रात हो गई। कहाँ पर, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर रात हुई। अभी रात को 12-1 बजे है, अब होते होते अभी धीरे धीरे अब सूर्य उदय होने आया है। अब देखिए ये इस प्रकार 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन व रात होते हैं। अब ये अपने अक्ष पर तो पश्चिम से पूर्व घूमती है 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट में। साथ साथ ये जिस प्रकार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है, उसी प्रकार ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अब ये सूर्य, तो ये इस प्रकार घूमती घूमती इस सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाएगी। और ये चक्कर कब पूरा करेगी, ये करेगी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 घंटे 365 दिन और 6 घंटे में ये सूर्य की परिक्रमा करके आएगी। और जिससे क्या होगा, जिससे हमारे वर्ष पूरा होगा, यानी कि 1 वर्ष पूरा होगा। अब देखिए इसमें देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 दिन 6 घंटे, आप इसको मोटे तौर पर मानिए 365 दिन 6 घंटे। तो देखिए हर चौथा वर्ष जो लीप वर्ष आता है, हर चौथा वर्ष फरवरी 29 की होती है, वो इस 365 दिन ऊपर 6 घंटे के कारण हो रही है। तो 6 × 4 कितने होते हैं, 24, और 24 घंटे का एक दिन। इसका मतलब हर चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा, वो यहाँ जोड़ देंगे तो इसलिए 367 दिन की हो जाएगी वो, यानी कि फरवरी 29 की एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परिभ्रमण गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अब देखिए 24 घंटे में यहाँ पर दिन रात तो होती है, लेकिन इस पृथ्वी पर दिन रात समान नहीं होती है। इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं पिछले 2 वीडियो से ये बताते आ रहा हूँ, सौरमंडल वाले में बताया मैंने, अक्षांश देशांतर वाले में बताया है कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। अब मैं फुल डिटेल में बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार सीधी न होकर के इस प्रकार झुकी हुई है, और इसके कारण ही ये समान दिन रात नहीं होते इस पृथ्वी पर, और समान वर्ष भी नहीं होता है। वो सब पूरे वर्ष में भी अगर इन दोनों परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति ये दोनों इफेक्ट करती है, दोनों इसको प्रभावित करती है 23.5 डिग्री झुकी हुई को। तो हम ऋतु परिवर्तन और जब दिन रात देखते हैं समान, तो उसमें देखते हैं हम कि परिभ्रमण गति यानी कि ये अपने अक्ष पर घूमती है। तो देखिए ये जो भाग है भूमध्य रेखा वाला, विषुवत रेखा वाला, 0 डिग्री अक्षांश वाला, ये तो हमेशा ही सामने ही रहेगा। ये इस प्रकार घूमेगी तो ये तो कैसे भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिक्रमा करे चाहे परिभ्रमण करे, ये भाग जो उष्णकटिबंधीय है ये तो हमेशा ही उस सूर्य के सामने ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ तो 12 घंटा ही रात और 12 घंटे ही दिन, जबकि यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण क्या होगा कि मैं आगे विषुव और कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति बताता हूँ, लेकिन थोड़ा आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ये सूर्य है
और ये परिक्रमा कर रही है, तो हमेशा ये एक इस प्रकार ही झुकी हुई सामने रहेगी। तो क्या होगा कि अब देखिए, अब सूर्य है तो देखिए दक्षिण ध्रुव है, तो अब सूर्य इस प्रकार है सामने, तो ये घूमती घूमती खुद घूम रही है और घूमती घूमती जा रही है, तो ये इस प्रकार जा रही है। तो ये भाग तो हमेशा 6 महीने यहाँ सामने रहेगा, जबकि घूमती घूमती जब सामने आएगी तो ये इस प्रकार हो जाएगी। तो अब ये भाग तो नीचे दब गया है, लेकिन उत्तरी ध्रुव सामने दिख रहा है, तो 6 महीने ऐसे चले गए, 6 महीने ऐसे चलेगी तो 6 महीने यहाँ पर दिन होगा, जबकि उत्तरी ध्रुव पीछे चला गया तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने, सॉरी दक्षिण ध्रुव पीछे चला गया तो दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात हो गई, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन हो गया। अब ये वापस इस प्रकार ये सामने आ रही है, ये सामने दिख रही है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहां से ऊपर ये दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है ऊपर वाला, लेकिन दक्षिण ध्रुव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब वो सूर्य के सामने नहीं है। अब सूर्य के सामने 6 महीने बाद आएगी वापस निचले वाला भाग। अब ये इस प्रकार घूमती है, घूमती घूमती है इस प्रकार आएगी। अब देखिए, अब उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव नीचे दिख रहा है और ये उत्तरी ध्रुव ये ऊपर छुप गया है। अब यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाएगी, जबकि यहाँ 6 महीने का दिन। इस प्रकार ये परिक्रमण गति करती है। तो अब हम समझते हैं इस परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति से क्या होता है। तो देखिए, ये परिभ्रमण गति करती है ये। अब देखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण में हम परिक्रमण गति में देखते हैं विषुव और संक्रांति, और उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार मौसम, ऋतु और उसके बाद किस प्रकार दिन रात होते हैं लंबे बड़े। तो हम परिक्रमण गति में पढ़ते हैं विषुव और संक्रांति। विषुव 2 होते हैं, एक होता है बसंत विषुव, जबकि दूसरा होता है शरद विषुव। बसंत विषुव ये आएगा 21 मार्च को, जबकि शरद विषुव है ये आता है 23 सितंबर को। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये होती है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पर। फिर संक्रांति है, ये भी 2 होती है, एक होती है करक संक्रांति, और दूसरी होती है मकर संक्रांति। करक संक्रांति 21 जून को होगी, जबकि मकर संक्रांति 21 दिसंबर को होगी। ठीक है। बसंत विषुव का या 21 मार्च का मतलब है कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी। शरद विषुव का मतलब भी है कि सूर्य सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेगी। करक संक्रांति का मतलब है सूर्य की सीधी किरणें करक रेखा पर पड़ेगी, और मकर संक्रांति का मतलब है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ेगी। अब विषुव 2 है, बसंत विषुव किसे कहेंगे, शरद विषुव, दोनों और पड़ रहे तो विषुवत रेखा के ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर। मैंने जब पिछले वीडियो में बताया था कि हम विषुव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि विषुवत रेखा नाम क्यों है, तो इसीलिए इसका नाम है। तो इसीलिए इसका नाम है क्यों कि देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा, तो इसका मतलब कर्क रेखा हमारे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी होगी 21 जून को। तो अब क्या कर रहा है, 21 जून के बाद सूर्य वापस विषुवत रेखा की तरफ लौट रहा है। सूर्य कहीं नहीं लौट रहा है, सूर्य वहीं है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश की वो किरणें वापस विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो 21 जून के बाद क्या आता है, 21 के जून के बाद 23 सितंबर आता है। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वापस विषुवत रेखा पर सीधी चमकेगी, तो हमारा होगा शरद विषुव। ये शरद विषुव होगा तब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से वापस लौट रही है, किस ओर, मकर रेखा की तरफ। अब 23 सितंबर के बाद दिसंबर आता है, तो 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। अब सूर्य की किरणें जहां सीधी चमकेगी वहां गर्मी ज्यादा होगी, इसका मतलब मकर रेखा पर इस समय गर्मी हो रही है। कहां पर, कब, 21 दिसंबर की, और 21 दिसंबर की कर्क रेखा में। दिसंबर का महीना याद करो, अपने यहाँ सर्दी पड़ती, बहुत शीतकाल होती है,
क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर सीधी प्रकाश पड़ रहा है, जबकि 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब मकर रेखा पर सर्दी है। तो अब इस 21 दिसंबर के बाद वापस मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ सूर्य की किरणें लौटनी शुरू हुई है। 21 मार्च आएगा तब वसंत विषुव होगा, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमकेगी। आप इस प्रकार इसको याद रखिए। आप दो देशों को अपने दिमाग में रखिए, एक रखिए भारत को, एक रखिए ऑस्ट्रेलिया को। ये पृथ्वी है हमारी, ये 0 डिग्री, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश में, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। अब ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजर रही है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। तो 21 जून को भारत में गर्मी होगी, उस टाइम 21 जून को ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी, शीत ऋतु होगी। शीत ऋतु मकर रेखा यानी कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। अब सूर्य मकर रेखा पर सीधा कम चमकेगा 21 दिसंबर को, और दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी होगी और ऑस्ट्रेलिया पर गर्मी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा के में है। बस इतना ही समझना है। और जब सूर्य यहां पर होगा तो बसंत विषुव और शरद विषुव कि 23 सितंबर यानी कि कर्क रेखा से सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा की तरफ लौट रही है, तब तो होता शरद विषुव 23 सितंबर को। और बसंत विषुव कब होगा? जब मकर रेखा से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा की तरफ लौट रही है, दोनों ओर होगा ये विषुव। अब हम समझते हैं कि इससे हमारी पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, कैसे होता है ये सब। ये हमारा सूर्य है, सूर्य 21 जून ये इस प्रकार दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। सूर्य दीर्घ वृत्ता, सॉरी इसको मैं दोबारा बनता हूं। ये इस प्रकार कुछ चक्कर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब 21 जून पृथ्वी पहले तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो देखिए इसको समझिए इस प्रकार, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो ये सूर्य है। तो देखिए ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है वो सामने दिख रहा है ये। अब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन जब होगा जब हमारे यहाँ गर्मी होगी, गर्मी का मौसम होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा, क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए ये भाग सूर्य के सामने है और सूर्य की किरणें 21 जून है ये 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत सीधी पड़ रही है, और मकर रेखा नीचे का भाग है, दक्षिण गोलार्ध यहाँ पर है। यहाँ पर तो इस जो लाइन चल रही है इस लाइन से उधर आपको रात माननी है, ये रात है। तो देखिए यहां पर 6 महीने की रात है, क्योंकि कैसे भी घूम रही है, लेकिन ये भाग तो पीछे ही पीछे है। जबकि यहां 6 महीने की दिन, 6 महीने की रात। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, और ये होगा हमारा कर्क संक्रांति। भारत में होगी ग्रीष्म ऋतु, या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु होगी हमारे भारत के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, कर्क संक्रांति होगी। 21 जून का टाइम होगा, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा। अब क्या करेगा? अब 21 जून के बाद में क्या था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को पृथ्वी कहां पहुंच जाती है? पृथ्वी यहां से पहुंच जाएगी विषुवत रेखा पर। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई, अब 23.5 डिग्री ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और सूर्य की किरणें सीधी, ये आप इसको 3D मानिए, ऐसे ऊपर सूर्य को ऊपर मानिए आप। अब सूर्य की किरणें सीधी इस विषुवत रेखा पर पड़ रही है। सूर्य को इस 21 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। ये 23 सितंबर का दिन है। अब सूर्य इस 21 जून से लौट रहा है, 23 सितंबर को यहाँ आया है तो इसको मिली है जो विषुव होता है, विषुव हुआ है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है। इसका मतलब दिन रात पृथ्वी पर बराबर है। लेकिन अभी भी ध्यान रखना, ये उत्तरी ध्रुव में अब रात होने जा रही है। अब उत्तरी ध्रुव में रात होने जा रही है। अब 23 सितंबर के बाद ये वापस
यहां आएगा। 23 सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए ये दिसंबर। अब देखिए दक्षिणी, अब ध्यान रखना 23.5 डिग्री झुकी हुई बना रहा हूं। अब यहां पर इस प्रकार, अब देखिए ये इस प्रकार झुकी हुई है, एक और भाग ही है। देखिए ये है उत्तरी ध्रुव, ये है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूर्य के पास में देखिए आप इस प्रकार ये झुकी हुई है। अब ये देखिए सूर्य के मकर रेखा पर सीधी किरणें चमक रही है, कर्क रेखा पर लंबवत ना होकर के थोड़ी तिरछी है, जबकि उत्तरी ध्रुव के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहां पर है। और ये देखिए रेखा, ये दक्षिण ध्रुव 6 महीने के दिन है, सॉरी दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात है उत्तरी ध्रुव पर। और मकर रेखा पर गर्मी है, यानी कि मकर रेखा, मकर संक्रांति 21 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी ध्रुव में रात 6 महीने की। नॉर्वे यहां पर है। अब नॉर्वे में रात होगी कब? जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना। अब देखिए, अब इस 21 दिसंबर से वापस सूर्य की किरणें यहां पर आएगी। अब देखिए झुकी हुई की तरह वापस देखिए यहां पर, और ये हमारी भूमध्य रेखा। अब वापस सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही है। जब विषुवत रेखा पर सीधी चमकेगी तो उत्तरी ध्रुव तो अभी भी दिख रहा है, लेकिन दक्षिण ध्रुव में अभी भी रात है। दक्षिण ध्रुव में रात है, इसलिए अब यहां से वापस उत्तरी ध्रुव में रात होना शुरू हो जाएगा, और वापस ये आएगी 21 जून को। ये कब की तारीख है? 21 मार्च। विषु की स्थिति हो गई है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है, विषु की स्थिति है। अब वापस 21 जून को भारत में गर्मी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, और वापस उत्तरी ध्रुव में दिन। अब ये इस प्रकार पृथ्वी की गति हो रही है। ये है हमारा विषु और संक्रांति। विषु और संक्रांति के बाद आता है उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर। बस इतना ही समझना है। ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कभी ये पास कभी दूर जा रही है। जब देखिए, जब सूर्य की दूरी इस पृथ्वी से कम हो, न्यूनतम, तो उसे तो हम कहेंगे उपसौर, कम को कहेंगे उपसौर। जब इस सूर्य से इस पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो, ज्यादा से ज्यादा, उस स्थिति को हम कहेंगे अपसौर। यह होगी 3 जनवरी को, जबकि अपसौर की स्थिति होगी 4 जुलाई को। ठीक है, यानी कि सूर्य से अधिक दूरी होगी तो अपसौर की स्थिति और 4 जुलाई को, और सूर्य में कम दूरी न्यूनतम उपसौर की स्थिति होगी 3 जनवरी को। ये हमारी है पृथ्वी की गतियां। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?